एक महिला जिसका एक नहीं 16 लोग उत्पीड़न करते हैं, उसको इस तरह से कष्ट दिए जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, वो भी समाज के लोगों के द्वारा। इस कहानी में एक आईपीएस ऑफिसर है अशोक कुमार और एक पति है जिसके बारे में जानकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन थी ये महिला, किस चीज़ की मिल रही थी उसको सज़ा, क्यों किया जा रहा था उसके साथ शारीरिक शोषण, जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये कहानी है उत्तराखंड, ज़िला है हरिद्वार। हरिद्वार का ही एक शहर लगता है रुड़की। हरिद्वार में एक आईपीएस ऑफिसर थे जिसका नाम था अशोक कुमार। अशोक कुमार के पास एक कॉल आता है रुड़की शहर से। ये थाना का जो इंचार्ज होता है एसएचओ, वो फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है कि थाने पर एक बैलगाड़ी आई है, यानी एक व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर आया है। उस बैलगाड़ी के अंदर एक टूटी फूटी सी पलंग है, उस पर एक महिला है। और उस महिला की जो मैंने कहानी सुनी है वो सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ आ जाइए थाने में। तो आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं कि ठीक है, उस महिला की अगर हालत सही नहीं है तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसका इलाज शुरू कराओ, मैं पहुंचता हूं। इतने में ही आईपीएस ऑफिसर थाने में पहुंचता है और उस महिला को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर आते हैं तो वो आकर देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होगी और जो महिला थी उसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उस व्यक्ति के कपड़ों को देखकर लगता है वो गरीब नहीं, बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान है। जब आईपीएस ऑफिसर उससे पूछते हैं ये कौन महिला, इसकी ये हालत कैसे हुई है, तब वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि ये मेरी पत्नी है, अभी कुछ समय पहले ही हमारी शादी हुई थी, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं एक पास का भट्टा है वहाँ पर मजदूरी किया करता था। पत्नी भी मेरे साथ ही काम करती थी, लेकिन हम जो काम करते थे उससे इसका गुजर बसर होना मुश्किल था, क्योंकि दिन भर हम मजदूरी करते थे, रात में ये जाकर घर में खाना भी बनाती थी और जिसकी वजह से इसको शारीरिक सुख भी नहीं मिल पा रहा था। ये अपनी ज़िंदगी से भी खुश नहीं थी, बस ज़िंदगी कट ही रही थी। लेकिन भट्टे पे ही काम करने वाला एक मुंशी होता है जो कि इस महिला से नज़दीकियाँ बढ़ाता है, इसको खाने पीने की चीज़ों के अलावा पैसे भी देता रहता है और भी ज़रूरत की चीज़ें इसको ला कर देता है, जिससे ये उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाती है और अपने पति को छोड़कर ये मुंशी के साथ बाइक पर बैठकर भाग जाती है। ये बेचारा पति कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब था। उसको पता था मैं अपनी आवाज़ भी उठाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे और यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो चुप होता है। बस ठेकेदार के पास जाता रहता है, बार बार रोज़ाना जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी को आप बुला दो, मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। इसके अलावा वो उसके बस में कुछ नहीं थी कि वो कुछ कर सकता। 1 महीने तक उसकी पत्नी मुंशी के पास रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मुंशी का जो उस महिला के साथ लगाव था वो लगाव कम होता जाता है। उसकी जो खर्चे होते हैं उसमें भी वो हाथ तंग करने लगता है, पैसे भी कम देता है, ज़रूरत की चीज़ें भी कम देता है, साथ ही शारीरिक सुख भी कम देता है। कुल मिलाकर वो भी चाहता है कि इससे पीछे छुड़ाया जाए, क्योंकि उसका अब दिल भर गया था, क्योंकि उस मुंशी को उससे प्यार नहीं था, सिर्फ एक हवस थी जो कि उसको महिला के साथ मिटानी थी। अब महिला को भी हल्का हल्का एहसास होता है कि मैंने अपने पति को छोड़कर बहुत गलत किया, इससे अच्छा मैं अपने पति के साथ थी तो अपना अच्छा जीवन बिता रही थी, क्योंकि वो ज़िंदगी जो थी वो समाज की नज़रों में भी अच्छी थी और अभी मैं समाज की नज़रों में भी बुरी बन चुकी हूँ। एक दिन महिला मुंशी से कहती है कि मुझे तो मेरे पति के पास छोड़ाओ, मैं अब उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुंशी पर भी ठेकेदार का दबाव था, वहाँ से कॉल आ रहा था कि तू वापस इसकी पत्नी है उसको उसके पति का नहीं लौटा दे। मुंशी को लगता है इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता, वो महिला को उसके पति के पास वापस छोड़ाता है। पति उससे कोई भी शिकवा गिला नहीं करता और पत्नी को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद ये लोग अपने गाँव जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे गाँव में ये बात पता चल जाती है कि ये महिला जो भट्टे में मुंशी काम करता है उसके साथ भाग गई थी और 1 महीने के बाद आई है। वो मुंशी दूसरी जाति का था और ये लोग दूसरी जाति के थे। ये बात सुनकर गांव वाले बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इसको भागना भी था, अगर इसकी शारीरिक ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी तो ये किसी दूसरे बिरादरी के व्यक्ति के साथ क्यों भागी, अपने बिरादरी के व्यक्ति के साथ करती तब भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। ये लोग पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं, वहाँ किसी पुलिस की हेल्प नहीं ली जाती है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती, कुछ नहीं होता है। वहाँ पर जो गांव में रिवाज था वो था पंचायत का, कि पंचायत होगी, पंचायत ही हर काम का हर फैसला सुनाएगी।
पंचायत होती है, पंचायत में जो बुजुर्ग होते हैं गांव के वो लोग इकट्ठा होते हैं, जवान भी इकट्ठा होते हैं। ये दोनों पति पत्नी एक तरफ को एक कोने में बैठे होते हैं, इनसे कुछ सवाल नहीं किया जाता, कुछ नहीं पूछा जाता। तभी जो पंच होते हैं वो बोलते हैं कि इस महिला ने बहुत गलत किया है, दूसरी जाति दूसरी बिरादरी के व्यक्ति के साथ ये 1 महीना बिता कर आई है। इसकी सज़ा ये होगी कि गाँव में जो व्यक्ति ऐसे हैं, जो मर्द हैं, जो अपनी मर्दानगी पर नाज करते हैं, वो एक निर्धारित समय और दिन तय किया जाता है, उस समय में इसके साथ शोषण करेंगे, इसके साथ गलत काम करेंगे। उनमें से 16 व्यक्ति आगे आते हैं और वो 16 व्यक्ति दिए गए दिन पर उस महिला के घर जाते हैं। वो महिला बहुत गरीब होती है, टूटा फूटा सा उनका मिट्टी का घर होता है और बाहर बरामदा यानी आंगन होता है, वहाँ पर ये पति बेचारा बैठ जाता है। ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पंचायत का ये भी फैसला था कि अगर इसका विरोध किया गया तो इन लोगों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अब बेचारा पति मजबूर हो जाता है, बेसहारा था, गरीब था, हुक्का पानी बंद होने का डर था और उसे ये भी पता था कि पंचायत का फैसला कोई नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पर पंचायत का ही फैसला माना जाता है। और बेचारा आंगन में बैठ जाता है और उसकी महिला अंदर कमरे में होती है। एक एक करके व्यक्ति उसका नहीं जाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। ये रात भर सिलसिला चलता ही रहता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 15 नहीं, 16 व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करते हैं। वो महिला बहुत ही बुरी तरह से उत्पीड़ित हो जाती है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट तक उसके डैमेज हो जाते हैं। उसकी हालत गंभीर होने लगती है, बिगड़ने लगती है। तभी लोग जब एक एक करके बाहर आते हैं, एक दूसरे के कान में बोलते हैं कि हाँ मैंने भी देखा है कि उस महिला की नब्ज़ नहीं चल रही है, लगता है कि वो मर चुकी। जब पति ये बात सुनता है, उसके कानों तक पहुँचती है तो वो कमरा खोलकर देखता है, पत्नी बिल्कुल अधमरी हालत में पलंग पर होती है। वो पलंग के साथ ही पत्नी को उठाकर कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर लेकर आता है। उससे कहता है पड़ोस के एक व्यक्ति से कि आप अपनी बैलगाड़ी दे दो, मुझे अपनी पत्नी को लेकर जाना है। उन लोगों को लगता है कि शायद इसकी हालत सही नहीं है, इसलिए ये हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। पति अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में लिटाता है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं, सीधा थाने पहुंच जाता है। और थाने में जब एसएचओ होते हैं वो देखते हैं एसएचओ को, वो अपनी पूरी कहानी बताता है जिसे सुनकर एसएचओ भी काँप जाते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्योंकि गाँव में ये पंचायत का फैसला था और वहाँ पे एक ही जाति के लोग रहा करते थे। उनको ये भी डर था कि हम कुछ एक्शन उठाएं तो यहाँ पर बवाल नहीं हो जाए। तभी वो आईपीएस ऑफिसर को फ़ोन करते हैं। आईपीएस ऑफिसर जैसे कि जगह पर आ जाते हैं, मौजूद होते हैं और उनको पूरी कहानी पता चलती है। तब वो आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या महिला का हाल है। तब पता चलता है कि ये महिला जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के बराबर है क्योंकि इसके साथ 16 लोगों ने बलात्कार किया है। इसके अलावा इसके प्राइवेट पार्ट भी डैमेज हो चुके हैं जिसकी वजह से इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। ये जी रही है लेकिन जीने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इससे इसको मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव हुआ है। क्योंकि जब उस महिला को सज़ा मिली तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मुंशी के साथ भागी हूँ, उसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। और व्यक्ति जो उसका पति था वो भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पंच का फैसला उसको मानना ही था, वरना उसका हुक्काबांदी बंद हो जाता। वो गरीब था, किसी से वो इसके बारे में विरोध भी नहीं कर सकता था। महिला मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। शारीरिक जितनी चोट पहुंची है उतनी ही उसको मानसिक चोट भी पहुंची थी जिसकी वजह से उसकी हालत एक मुर्दे के बराबर हो गई थी। वो जिंदा तो थी लेकिन अधमरी थी। वो एसएचओ से कहते हैं कि तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो और जो पंच हैं उनकी भी एफआईआर दर्ज करो, ये उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है इस महिला के साथ। तब वो एसएचओ बोलता है कि सर ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा बड़ा बवाल भी हो सकता है। उन लोगों से हम बात कर रहे हैं तो वो इनको मुआवजा दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं और ये बात भी अंदर ही दब जाएगी, हमारे ऊपर भी बदनामी नहीं आएगी। तब आईपीएस बोलते हैं तुम्हारे ऊपर बदनामी क्यों आएगी, तुम्हारा क्या कसूर है। वो बोलता है ये जो गाँव है ये मेरी ही हद में आता है। आईपीएस बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इस महिला के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है, तुम अभी के अभी उनके लिए एफआईआर दर्ज करो और उन लोगों को कस्टडी में लो। तभी उन सभी के नाम के साथ एफआईआर दर्ज होती है क्योंकि गांव में जाती है पुलिस, वहां से पता लगाती है तो पता चलता है कि पंचायत का क्या फैसला था और उसके साथ क्या हुआ। ये बात की पुष्टि हो जाती है कि उस आदमी ने जो बताया वो बात एक एक सही थी। उसके साथ बलात्कार किया था उन लोगों के खिलाफ, जो पंच थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, उन सभी के खिलाफ एफआईआर होती है। उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है और उन पर चार्जशीट बनाकर जेल भेज दिया जाता है। अभी ये सब लोग जेल में ही हैं। यहाँ पर सैल्यूट करना बनता है आईपीएस अशोक कुमार को, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि बवाल होगा या एक बिरादरी के हैं, ये पंचायत का फैसला है। उन्होंने एसएचओ को भी लताड़ा और अपना काम पूरे ईमानदारी से किया और उन लोगों को सज़ा भी दिलवाई। यहाँ पर सैल्यूट करना बनता है उसके पति को क्योंकि पहले वो 1 महीने
उस मुंशी के साथ रहकर आई। उसके बाद 16 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी महिला से कोई भी शिकवा गिला नहीं किया और उसको अपने साथ ही रखा। उसकी गरीबी में भी देखभाल करता रहा और किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की। वाकई में ऐसे पति भी होते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी को पूछते हैं, वरना आजकल थोड़ी सी गलती पर ही पत्नियों को तलाक दे दी जाती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। सैल्यूट करते हैं ऐसी पति को। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सतर्क होकर करें कि सामने वाले की निगाह आप पर या आपकी पत्नी पर या आपके बच्चों पर किस तरह की है। अगर कुछ भी आपको गलत लगता है तो उसके लिए सावधान हो जाएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।